हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया था कि हम कैसे देखेंगे कि कोई भी एसेट है हमारा पीपी प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, तो उसको हम जब रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी बुक्स में तो किस कॉस्ट पे करेंगे, जिसमें हमने बहुत सारे केसेस देखे थे। फॉर एग्जांपल हमारा सेपरेट एक्विजिशन हो गया, या फिर हमने कोई भी एसेट एक्सचेंज में खरीदा, ये सब केसेस हमने आपको लिखवाए थे। तो अब एक नया केस है, इस पे पढ़ते हैं, जिसका नाम है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। इसका मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, एसेट हम खुद क्रिएट करते हैं। मतलब हम कहीं से परचेज नहीं करते, हम अपना एसेट खुद ही बनाते हैं। एंड बियरर प्लांट मैंने आपको पहले ही बताया था इस डेफिनेशन में कि बियरर प्लांट जो होते हैं वो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का पार्ट होते हैं, और हम इसको अपनी बुक्स में प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट हेड में दिखाते हैं। तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट का मतलब वो एसेट जो हमने खुद से बनाए हैं, और उनकी जो कॉस्ट है उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। जो भी हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है अनटिल द एसेट इज रेडी टू यूज, जब तक वो एसेट इस्तेमाल करने के लिए रेडी नहीं हो जाता, फॉर द पर्पस इन विच मैनेजमेंट इंटेंड टू यूज द एसेट। इन यहाँ पे आपने एयर स्टैंड पढ़ा होगा, जहाँ पे इंटर में यहाँ पे पता है ये डेफिनेशन थी कि मैनेजमेंट जो है सेल्फ मतलब जो भी पीपीई है हमारी, उसको तब तक कैपिटलाइज करना है उसकी कॉस्ट को जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए। लेकिन इसमें एक इन्होंने वर्ड डाल दिया जिसका नाम है मैनेजमेंट इंटेंट टू यूज। अब इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जिस हिसाब से उसको यूज करना चाहता है उस हिसाब से, मैनेजमेंट जिस हिसाब से यूज करना चाहता है उस हिसाब से जब तक रेडी ना हो तब तक हम उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज करते रहेंगे। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, मैनेजमेंट की इंटेंशन आ जाती है इसमें। अब ये जो है इसमें क्या क्या कॉस्ट आती हैं, तो सबसे पहले आता है इम्प्लाई कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। इसको सिंपल हम कह सकते हैं कि लेबर, जितनी भी लेबर कॉस्ट लगी इस एसेट को बनाने में, तो वो कॉस्ट आ जाएगी एम्प्लॉय कॉस्ट। दूसरा आ गया कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई भी लैंड है, उस पर प्लेन नहीं है, वो उबड़ खाबड़ जमीन है, तो उसको जो है एकदम प्लेन करने के लिए जो खर्चा हुआ उसको बोलते हैं साइट प्रिपरेशन का खर्चा, तो वो भी इसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। कोई भी मटेरियल लगा, सीमेंट हो गया, ईंटें हो गई, ब्रिक्स, ये सब जो भी खर्चा लगा वो भी यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे अपना आ जाएगा डिलीवरी, हैंडलिंग, असेंबली। जो भी मतलब डिलीवरी एक सामान आया उसकी डिलीवरी का जो भी खर्चा होता है वो भी यहीं पे आएगा। और प्रोफेशनल फीस, फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो आर्किटेक्चर से, उसकी जो फीस होगी वो भी यहीं पे आ जाएगी। और यहाँ पे आ जाता है ट्रायल्स एंड टेस्टिंग। अब ट्रायल्स एंड टेस्टिंग में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको बोलते हैं, अगर जो ट्रायल हो रहा है हमारी मशीन का ट्रायल, एक तो हो सकता है वो पहले हो जाए मशीन बनने से पहले, या फिर हमारा कोई एसिड बनने से पहले बिफोर, हो सकता है वो आफ्टर हो। तो जो बिफोर वाला है सिर्फ वही कैपिटलाइज होगा, और इसको हम जो भी टेस्टिंग आफ्टर होगा उसको पीएनएल में चार्ज करेंगे। यानी कि जो भी ट्रायल रन्स होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल हमने कोई एसिड बनाया, अब हम उसको देख रहे हैं मशीन को कि क्या वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर तो वो मशीन बनने से पहले, यानी कि मतलब उसकी कॉस्ट जो है रेडी टू यूज अभी तक नहीं हुआ है बन के वो प्लांट, तब हम ट्रायल चेक कर रहे हैं, ट्रायल रन कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है कैपिटलाइज हो जाएगी। और मतलब कोई भी एसिड है वो बन गया है, हम उसके बाद उसका ट्रायल रन कर रहे हैं, तो वो जो है कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगी, वो हमेशा पीएनएल में चार्ज होगी। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं। नीचे देखते हैं, अब आता है बोरोइंग कॉस्ट इज एनी। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है इसका एक अपना पूरा का पूरा इंडेक्स है जिसको हम इंडेक्स 23 में डील करेंगे। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो कि हमने एसेट को बनाने के लिए ली है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कोई बैंक से लोन लिया, ठीक है, एसेट बनाने के लिए, तो उसकी जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा उस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन रहती है कि क्या वो एसेट क्वालिफाइंग नेचर का है कि नहीं है। अगर एसेट क्वालिफाइंग नेचर का है तभी उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, अनटिल एंड अनलेस अगर वो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है तो वो उसमें कैपिटलाइज नहीं होगा। अब इसकी एक्सक्लूजन्स में आ जाते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब होता है मतलब इसको ये जो है इसकी कैलकुलेशन में इसका हम इफेक्ट नहीं लेंगे। एडमिन एंड जनरल ओवरहेड, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड मतलब सारे के सारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरहेड्स होते हैं, उसको हम नहीं लेंगे, या फिर ऑफिस के जो भी खर्चे होंगे हम उसको नहीं लेंगे। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, अब इसमें क्या होता है, हमने कोई एक नया फैसिलिटी खोल दिया, फॉर एग्जांपल हम एक बिल्डिंग बना रहे थे, उसी के साथ में हमने एक उनके जो भी
जैसे बिल्डिंग जो बन रही थी, जैसे लेबर है वहां पे जो काम करती है, तो उनको हमने एक टेंट साइड में लगा के दे दिया कि आप जो है यहाँ पे रहिएगा जब तक ये बिल्डिंग बनती है। तो उसको जो बिल्डिंग बिल्डिंग के बराबर में उसने जो हट्स वगैरह है, टेंट्स वगैरह उन्होंने लगाए, तो उसकी जो कॉस्ट है वो हम इसमें नहीं लेंगे, ये हमेशा पीएनएल में जाएगी। ये सारी की कॉस्ट हमेशा पीएनएल में जाती है। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट आपने निकाल दिया तो उसकी भी कॉस्ट यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल हमारा बिल्डिंग जो है वो हमारा बिल्डिंग गुजरात में बनना है, और हम जो है अपनी दूसरी बिल्डिंग वो जो है हम दूसरा बिजनेस जो है हम मुंबई में कर रहे हैं। तो जो बिजनेस हम मुंबई में कर रहे हैं वो हमारा डिफरेंट ऑल टुगेदर है फ्रॉम बिजनेस जो कि हमारा गुजरात में है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसकी जो कॉस्ट है वो हम इसमें कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इंसिडेंटल ऑपरेशंस, यानी कि जो भी ऑपरेशंस इंसिडेंटल है इस बिजनेस इस इस प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के लिए, वो भी कोई किसी प्रकार का खर्चा इसमें कैपिटलाइज नहीं होगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर लॉस हुआ स्टार्टिंग में बिल्डिंग बनाने से पहले, फॉर एग्जांपल किसी वर्कमैन की डेथ हो गई, तो उसका जो खर्चा है वो भी, उसको जो कंपनसेशन दिया उसका जो खर्चा है वो इसमें कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया था जो भी है। Failed testing cost should not be capitalized. It should not be included in the cost of asset. It should be charged to P&L. P&L में जाएगी ये सारी के सारी खर्चे जो होते हैं अगर फेल टेस्टिंग कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई टेस्टिंग की और वो फेल हो गई, हमने मशीन की टेस्ट की और वो फेल हो गई, तो क्या होगा, वो पीएनएल में जाएगी। वो कभी भी इसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगी। हाँ, अगर ये सक्सेस हो जाती तो ये इसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाती, क्योंकि अगर ये फेल हो चुकी है तो ये पीएनएल में जाएगी, तो हम वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और जो भी हमारे ट्रायल रन से जो भी हमारा कोई प्रोसीड्स आया, फॉर एग्जांपल हमने ट्रायल रन किया कोई भी मशीन का, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का, और उससे कुछ प्रोडक्ट्स बन गए, तो उसकी जो वो जो प्रोडक्ट बिकेंगे, उतने अमाउंट के जो प्रोडक्ट जितने अमाउंट के बिके उतना हम कॉस्ट माइनस कर देंगे उसकी एसेट में से। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मशीन थी जिससे हमने 1 लाख तक के ट्रायल रन किया, तो 1 लाख तक के प्रोडक्ट बने, और हमारी मशीन है 20 लाख की। ठीक है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे जो भी हमारे प्रोडक्ट बिके, तो हमारी जो पीपीई की कॉस्ट आ जाएगी वो 19 लाख आ जाएगी, जो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगी। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपकी इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, पेमेंट डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म। ठीक है, इसको देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, और ये इसका जिक्र जो है इंडियस टू में भी आएगा। इंडियस टू में आया था, इंडियस 16, यानी कि ये बार इंडियस 38 में आएगा, इंडियस 40 में आएगा, या हमारा इंटेंजिबल एसेट वाला जो भी है उसमें भी आएगा, और इंडियस 40 में आएगा। तो इसका मतलब ये होता है, सपोज हमने कोई भी एसेट खरीदा, हमारा कोई भी एसेट है। अब इसमें क्या होता है, एक तो ट्रांजैक्शन प्राइस होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब होता है इन दोनों का सम, जो भी हमने जितने का खरीदा ये, और उस पे जो हमने ब्याज दिया। ठीक है। हो सकता है कि एसेट बहुत ज्यादा हैवी, ज्यादा एक्सपेंसिव हो, तो हम उसको एक साथ वन पेमेंट में ना खरीद पाए, तो हम उसकी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं उसको, जैसे कि हायर परचेज की किस्त में होता है। तो परचेज प्राइस जो होता है उसमें परचेज प्राइस होता है जो उस एसेट की कॉस्ट होता है, और उसकी जो इंटरेस्ट होती है वो तभी कैपिटलाइज करनी है जब वो क्वालिफाइंग नेचर की हो, और अगर अदरवाइज उसको पीएनएल में चार्ज करते हैं। क्वालिफाइंग नेचर की है कि नहीं है, वो उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड वहां पे आपको बता दूंगा कि वो क्वालिफाइंग नेचर का है कि नहीं है। ठीक है, तो बस यही एक पॉइंट है जिसमें परचेज प्राइस और इंटरेस्ट इनकम, आपके इसमें एक इलस्ट्रेशन है आपके आईसीआई मॉड्यूल में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। एसेट की कॉस्ट थी 95 लाख रुपीज, और उस पर डिस्काउंट था 5 लाख रुपए। अब इसमें क्या है कि अपने आईसीआई मॉड्यूल ने एक क्वेश्चन उसमें था, एक बार आप अपने आईसीआई मॉड्यूल का एक क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ अपनी बुक से कि उस क्वेश्चन में क्या क्या था। ठीक है, मैं 1 मिनट अपने बुक में से देख के बताता हूँ कि क्या था वो क्वेश्चन। हाँ, तो उस क्वेश्चन में था, ऑन 1 अप्रैल 2001 एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑफर्ड फॉर सेल एट 10 मिलियन। अब बोल रहा है कि जो एक एसेट था उसको 10 मिलियन में हमने खरीदा था। ठीक है, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ रुपए। एक एक 1 करोड़ रुपए होता है।
1 करोड़ रुपए में हमने उसको खरीदा था। विद पेमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में इनकी पेमेंट होगी, 3 3 3 3, मतलब 33 लाख 33 थाउजेंड 330 ओवर 2 ईयर पीरियड। पेमेंट आर मेड एट 1 अप्रैल। इम्प्लिसिट रेट, अब इसका जो इम्प्लिसिट रेट है यानी कि इंटरेस्ट रेट रहता है 5.36 पर एनम। तो अब इसमें क्या है, एक उसके हेल्प से समझाता हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट अप्रैल है, 1 4 01, यहाँ पे एक एसेट खरीदा 1 से करोड़ का। अब इसमें क्या हुआ, एक पेमेंट तो इसकी होगी 31 मार्च पे, 31 मार्च 02, और एक होगी 31 मार्च 003, यहाँ पे होगी एक इसकी पेमेंट, ठीक है। तो अब जो पेमेंट है वो पहले दिन पे भी हो रही है, कितनी, 33 लाख, इतनी पेमेंट यहाँ पे होगी। तो अब इस बीच जो है, ये तो पेमेंट यहीं पे हो रही है, मतलब फर्स्ट डे पे ये हो रही है, तो इस पे तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना, क्योंकि इस पे क्यों इंटरेस्ट लगेगा, ये तो पहले दिन पे हो रही है, तो इसमें तो एक भी दिन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब रही बात इसकी, जो ये लेस इतना वन ये जो अमाउंट है 1 करोड़, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो 66 लाख कुछ, 66 लाख 66,667 आएगा। तो अब जो वो अमाउंट आएगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा। ये जैसे यहाँ पे इतना अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग है, तो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, कितने अमाउंट से लगेगा, 5.36 से। और क्योंकि ये जो है, हम इसको वन वन करोड़ जो है, इसमें क्या है, दो चीजें इंक्लूड है, एक तो हमारा परचेज प्राइस है, और एक जो है इसमें हमारे क्या है, इंटरेस्ट है। तो अब उसको हम निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी कैलकुलेशन है, जिसमें हम क्या करेंगे ना, ये देखिए, पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो 33 लाख 33 थाउजेंड 333 की फर्स्ट डे पे होगी, तो इसका पीवी फैक्टर 1 होगा, जो कि हम इतना कैश देंगे, ठीक है। और हम ये जो है ये फर्स्ट ईयर पे देंगे, यानी कि हम अपना जो एसेट है उसको आज की वैल्यू पे कितने में रिकॉग्नाइज करें, ये हम देख रहे हैं। तो इसका जो पीवी फैक्टर है, आप जब कैलकुलेटर में इसका पीवी फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा इतने, इतना, ठीक है। तो अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। और 33 लाख, ये जो इस अमाउंट की 2 साल बाद की आज की वैल्यू कितनी होगी उसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे, इसको पीवी फैक्टर से, तो ये आ जाएगी 95 लाख। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो 95 लाख रुपीज है, ये आज के टर्म्स में इसकी कॉस्ट है, यानी कि एक 95 लाख है, और हमने दिया कितना, 1 करोड़, तो इसके बीच का जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। यही होती है सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट अकाउंट कंपोनेंट अकाउंटिंग। तो इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है, बस हमें वो इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करना होता है कि कितना अमाउंट इसका इंटरेस्ट है। तो इसमें 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी पहले दिन पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट तो हम अपने कॉस्ट पे दिखाएंगे, जो कि है 95 लाख रुपीज, ठीक है। 95 लाख रुपीज तो हो गया हमारा। अब हम क्या दिखाएंगे, इसका इंटरेस्ट भी तो दिखाना है हमें इसका। तो इंटरेस्ट दिखाएंगे कितना, 5 लाख रुपीज, जो भी इसका इंटरेस्ट था वो भी दिखाना है। तो पहली एंट्री जो बनेगी ना, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट 95 लाख रुपीज की, और टू बैंक हमने आज कितने दिए, आज कितने रुपए दिए, 33 लाख को दिए थे, और जो 61 लाख 66 थाउजेंड ये है, इतना अमाउंट जो है हम इसको क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स पेबल में दिखाएंगे, यानी कि इसको हमें देना है, तो ये बिल्स पेबल या फिर जो भी है उसको हम इसमें दिखाएंगे। और इसके बाद जो है 61 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो इंटरेस्ट जो है हम उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट से डेबिट करेंगे, और फिर अगले महीने में, और जो पेमेंट जो जाएगी वो 33 लाख की जाएगी। 33 लाख की जाएगी ना, ये जो पेमेंट है, जैसे यहाँ पे इसमें इसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसमें कुछ तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कुछ इंटरेस्ट अमाउंट होगा, तो हमें वो निकालना है। तो इसमें जो है, इस अमाउंट पे इन दोनों का जब सम करेंगे, तो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा इंटू 5.36, इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि होगा 330,533 अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगा। वैसे ही नेक्स्ट ईयर अब सिर्फ ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग बचा, तो इस पर 5.36% लगेगा। तो इसमें भी कुछ हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा और कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा। बस हमें इस बात का ध्यान रख के इसकी अकाउंटिंग करनी है। तो पहली एंट्री बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 95 लाख से, और टू बैंक अकाउंट आज हमने इतना दिया, और फिर ये हमारा सप्लायर का हमने अपना सप्लायर बुक कर लिया, ठीक है। फिर अगले साल जब इसकी एंट्री होगी तो इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज करेंगे ये, और इतना हम पेमेंट करेंगे, और सॉरी, पेमेंट तो इतना होगा, लेकिन सप्लायर जो है प्रिंसिपल अमाउंट हमारा इतना कम होगा। फिर नेक्स्ट ईयर हमारा उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, जो भी है बैलेंस शीट फिगर निकलेगी इसमें से, ठीक है। तो बस यही था इसमें।
ये आपकी पहली इलस्ट्रेशन थी जो मैंने आपको सॉल्व करवा दी। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे। इंडिया 16 ने बोला कि हम जो है कोई भी यूनिट हम नहीं बताएंगे कि किस यूनिट पे मेजर करना है। ठीक है, आपको जो ठीक लगे, आप बेस्ट जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, आप उस पे उसको रिकॉर्ड कर लेना। क्या बोलता है, इंडिया 16 डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी यूनिट। बोल रहा है उसने कोई भी यूनिट वही बताई ऑफ मेजरमेंट। एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल एंड सिमिलर एसेट्स इज अप्रोप्रिएट इफ सच एसेट इज इंडिविजुअली इमटेरियल। बोल रहा है अगर कोई बड़ा एसेट है, वो इंडिविजुअलिटी में तो इमटेरियल है, उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन स्मॉलर स्मॉलर जो आइटम है उसके एसेट्स के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी जो यूनिट है वो हम उसको एग्रीगेट करके उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके बाद एक आता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, मतलब बैलेंस शीट डेट पे। वो तो हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन था कि जब हमने खरीदा तब कितने पे रिकॉर्ड करेंगे। अब आता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, यानी कि बैलेंस शीट डेट पे हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उसकी दो अप्रोच होती है। सबसे पहली तो होती है कॉस्ट अप्रोच, और दूसरी होती है रिवैल्यूएशन अप्रोच। अब क्या होता है, ये दोनों बहुत ही इजी हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। कॉस्ट अप्रोच में क्या होता है, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में पीपी में दिखा देते हैं कि कॉस्ट क्या है हमारे एसेट की, और उस पे हमने आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया है। और एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट भी होता है एक चीज, वो आपका एक अलग स्टैंडर्ड है, उसमें बताऊंगा। तो इतना इतनी चीजों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू आ जाती है कि इसको हम कितने पे रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, ये तो हमारी हो गई कॉस्ट अप्रोच। अब रिवैल्यूएशन अप्रोच में क्या होता है, जो रिवैल्यूड अमाउंट है यानी कि जो उसकी फेयर वैल्यू है, उसको हम दिखाते हैं, और उसमें से जितना भी डेप्रिसिएशन है और इम्पेयरमेंट जो है उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं, और वही हमारी कैरिंग वैल्यू वहां पे शो हो जाती है। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें रिवैल्यूएशन अप्रोच में। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट में से हम आज तक का जितना डेप्रिसिएशन है उतना माइनस करके दिखाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो भी है हमारा डेप्रिसिएशन बन रहा है इस साल का, हम उसमें से अपनी वैल्यू को अपनी जो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है उस पर डेप्रिसिएशन लगा के उसको माइनस करके दिखाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सारा का सारा कितने का खरीदा, बस उसमें से और कितने का माइनस हुआ, तो इसमें दोनों चीज दिखती हैं कि कितने आज तक खरीदा और आज तक का कितना डेप्रिसिएशन है। रिवैल्यूएशन अप्रोच में कुछ नहीं है, सीधा का सीधा जितना भी हमारा अमाउंट था उसमें डेप्रिसिएशन मार के सिर्फ एक ही फिगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो जाती है। बस इतना डिफरेंस है दोनों में। अब रिवैल्यूएशन अप्रोच में क्या होता है, फेयर वैल्यू ऑफ द पीपीई शुड बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन। बोल रहा है कि फेयर वैल्यू का इस्तेमाल होता है, बुक वैल्यू का नहीं। फेयर वैल्यू का इस्तेमाल करना है किस लिए, रिवैल्यूएशन के लिए हमें अपनी एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक अलग स्टैंडर्ड है 113, जहाँ पे हम फेयर वैल्यू का देखते हैं कि कैसे फेयर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वो उसका जो भी है हम फेयर वैल्यू के स्टैंडर्ड में सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए कि फेयर वैल्यू पे हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब एक एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये बोल रहा है कि एंटायर क्लास ऑफ पीपी शुड बी रिवेल्ड। बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी प्लांट एंड एक जैसे आपका एक एसेट है, एसेट ए बी सी। अब ये जो है एक सेम क्लास के एसेट है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के एसेट है, तो ये हो सकता है ये प्रिंटर हो सकता है ये कोई भी डीवीडी हो सकता है ये मॉनिटर हो, जो भी है। ठीक है, तो ये एंटायर इस वाला सेम क्लास के एसेट है। तो बोल रहा है कि जो प्लांट एंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का जब रिवैल्यूएशन होगा तो ऐसा नहीं है आप सिर्फ ए का करोगे, आप बी का भी करोगे और सी का। यानी कि सिर्फ ए का नहीं कर सकते हम लोग, पूरी क्लास ऑफ एसेट का करना पड़ेगा। एक एसेट का रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता, पूरी की पूरी क्लास जो है एंटायर क्लास उसका आपको रिवॉल्यूशन यहाँ पे करना पड़ेगा। अब एक चीज देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रिकॉग्निशन ऑफ अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन। अब आपने अपना जो भी एसेट है उसमें क्या हो सकता है, रिवॉल्यूशन ऊपर, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। तो बोल रहा है कि अगर इनिशियल रिवैल्यूएशन, यानी कि आप पहली बार उसका रिवैल्यूएशन कर रहे हो और वो अपवर्ड है, यानी कि आपकी एसेट से ज्यादा, यानी कि आपका एसेट अगर 50 रुपए का था तो अब आपने जब रिवैल्यूएशन किया तो वो 80 रुपए का हो गया, यानी कि अपवर्ड जा रहा है। तो इसका जो भी डिफरेंस है उसको हम 30 रुपीज, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में। रिवैल्यूएशन रिजर्व में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। वहीं अगर 80 रुपए का कोई एसेट था उसको 50 रुपए पे लाना है, यानी कि डाउनवर्ड डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पीएनएल में चार्ज कर देंगे। ठीक है,
सिंपल सा पॉइंट ये है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सब्सिक्वेंट रिवॉल्यूशन। ये तो हमारा इनिशियल रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन था। यानी कि जब हम पहली बार इसका रिवॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, रिवॉल्यूशन करना है तो पहली बार होगा। अब दूसरी बार, यानी कि पहली बार तो हमने कर दिया इसका रिवॉल्यूशन, अब दूसरी बार करेंगे सब्सिक्वेंट। ये सबसे मेन चीज है, बस यहीं से क्वेश्चन बनता है हमारा, सबसे मेन चीज है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इनिशियल सब्सिक्वेंट रिवॉल्यूशन इनिशियली रिवैल्यूड अपवर्ड, यानी कि बोल रहा है कि आपने जो है अपना एसेट पहले कभी 80 50 रुपए का एसेट था तो आपने उसको 80 पे लाया था। ठीक है, 50 रुपए का एसेट था तो 80 पे आपने रिवैल्यू किया था, और 30 रुपीज जो है वो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाले थे। अब क्या हो रहा है, आपने जब भी पहले इसका वो किया था रिवैल्यूएशन, तो आपने अपवर्ड किया था, यानी कि ऊपर की तरफ रेवोल्यूशन किया था, अपने एसेट की वैल्यू दिखाई थी तो, और 30 रुपीज आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिए थे। तो अब क्या हो रहा है, दोबारा फिर से ऊपर जा रहा है, ये और ऊपर जा रहा है, यानी कि 80 से ये 100 हो गया। तो ये जो 100 रुपए है, मतलब 20 रुपए है, ये भी आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का हो जाएगा, 50 का। 50 का हो गया रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब इनिशियली रिवैल्यूड अपवर्ड, यानी कि पहले भी अपवर्ड था। पहले जो है रिवैल्यूएशन जो हुआ था वो अपवर्ड हुआ था, ऊपर की तरफ हुआ था, 50 से 80 हुआ था, और दोबारा फिर से 80 से 100 हो गया, यानी कि और बढ़ गया। तो उसका जो है टोटल फिर से जो रिवॉल्यूशन होगा उसको हम 50 20 रुपए रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाल देंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, दूसरी बार डाउनवर्ड हुआ, पहले अपवर्ड हुआ, ये अपवर्ड इसके पॉइंट है। ठीक है, अपवर्ड के नीचे अपवर्ड लिख रहा हूं मैं, और डाउनवर्ड के नीचे डाउनवर्ड। अब दूसरी बार क्या हुआ, पहले तो है इनिशियली रिवॉल्यूट अपवर्ड, पहले तो है अपवर्ड हुआ था, यानी कि पहले ऊपर की तरफ रिवॉल्यूशन किया, और जो दूसरी बार किया वो डाउनवर्ड हुआ, यानी कि दूसरी बार डाउनवर्ड हुआ। फॉर एग्जाम्पल पहले कितना था, पहले हमारा जो एसेट था वो 50 से 80 पे गया था। अब दूसरी बार क्या हुआ, 80 से 60 पे आ गया, 80 से 60 पे आ गया। अब क्या करना है, तो ये जो है टू डिफरेंस, यानी कि 20 रुपए माइनस का, यानी कि कम हो गया। तो अब जो है रिड्यूस रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है टू द एक्सटेंट अवेलेबल एक्सेस इफ एनी चार्ज टू पे, मतलब इसका ये मतलब है कि ये जो 20 रुपए है इसको पहले रिवैल्यूएशन हिसाब से घटाओ। अगर तो घट जा रहा है तो ठीक है, 10 रुपए का बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मान लो सपोज ये यहाँ पे 80 की जगह ये चला जाता 40 पे, 40 पे चला जाता, 40 पे चला जाता, तो क्या होता, 40 रुपए माइनस होते। तो इसमें इस केस में क्या होता, पहले तो सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन रिजर्व को डेबिट करते, आर अकाउंट डेबिट कितने से, 30 रुपीज से। फिर हम किसको, पीएनएल को करते हैं, 10 रुपए से टू पीपी, पीपी की हम कॉस्ट 40 रुपए कम कर देंगे। उसके बोलने का सिर्फ यही मतलब है कि पहले जो है हमको रिवॉल्यूशन रिजर्व से घटाना है, और अगर कुछ बचता है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं बच रहा है तो हम उसको जितना अमाउंट बचा है उसको हम पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे। बस इतना सा बोल रहा है। ठीक है। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, इनिशियली रिवॉल्यूट डाउनवर्ड, यानी कि बोल रहा है पहले ही डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन हुआ था। फॉर एग्जाम्पल 80 का एसेट था, उसको हमने 50 पे दिखाया था, पहले रिवॉल्यूशन डाउनवर्ड हुआ था। और अब क्या हो रहा है, अब अपवर्ड हो रहा है, मतलब पहले डाउनवर्ड हुआ था, अब ऊपर जा रहा है ऐसे। तो क्रेडिट करेंगे पीएनएल अमाउंट को टू द एक्सटेंट इट वाज डेबिट अर्लियर, बोल रहा है कि जितना अमाउंट आपने पहले रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाला था, पहले उतने अमाउंट से हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पीएनएल अकाउंट को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी तो रिटेन अर्निंग जो थी वो इफेक्ट होती है रिवॉल्यूशन रिजर्व से। रिवॉल्यूशन रिजर्व से क्या हुआ, रिटेन अर्निंग हमारी इफेक्ट होती है पीएनएल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो फॉर एग्जांपल 80 का है, और अब क्या हो रहा है, अब अपवर्ड रिवॉल्यूशन हो रहा है, 50 से वापस कितने पे जा रहा है, ये 100 पे जा रहा है। तो जो 30 रुपीज पहले रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाला था, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको खत्म करेंगे। तो आर अकाउंट, आर अकाउंट डेबिट कितने से, 30 रुपीज से। 30 रुपए से आर अकाउंट डेबिट, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब कितने से, 50 से 100 हो गया, यानी कि 50 रुपए, 50 रुपए और बढ़ गया। ठीक है, तो 30 रुपए तो हमने पहले हटा दिया, अब जो बचा हुआ जो है उसको हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में डालेंगे, यानी कि हमारा जो, सॉरी, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होगा, पीपी, पीपी अकाउंट डेबिट कितने से, 100 रुपए से।
ठीक है, 100 रुपए से क्या हुआ, प्राउड प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हुआ। अब हम क्या करेंगे इसको, 30 रुपीज 80 रुपीज से 50 पे आया था, तो क्या हुआ, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया था। क्योंकि पहले कोई भी रिवॉल्यूशन रिजर्व था नहीं, तो हमने इसको पीएनएल में चार्ज किया होगा। पीएनएल में चार्ज किया होगा। अब जो 30 रुपीज है यहाँ तक, इतने अमाउंट तक तो हम इसको क्या कर देंगे, पीएनएल में डाल देंगे। 30 रुपीज, और जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ 20 रुपए है, उसको हम क्या कर देंगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाल देंगे, 20 रुपीज। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब यही है, जितना जो है आपने उसको पहले गिराया था, 80 से 50 पे लाया था, तो 30 रुपए का क्या हुआ, हमने अपना खर्चा, यानी कि हमने अपना क्या किया था, पीएनएल जो भी हमारा प्रॉफिट है उससे हमने उसको कम कर दिया था। क्योंकि रिवॉल्यूशन जो रिजर्व होता है वो सिर्फ एक नोशनल गेन होता है या फिर अनरियलाइज गेन होता है, इसका कोई, हमारे पास कैश में कोई भी गेन लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो 80 से ये कितने पे आ गया था, 50 पे आ गया था। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को डेबिट कर दिया था। ठीक है, 30 रुपए से। अब हमने क्या किया, 50 से पहले जो है इनिशियली डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ था, अब जो है ऊपर जा रहा है 50 रुपए से। तो जो हमने पहले 30 रुपए कम किए थे, उसको हम वापस 30 रुपए पीएनएल में डाल देंगे। और जो बचे हुए हैं, जितना एक्सेस है, उसको हम 20 रुपए कहाँ डाल देंगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व में। वही ये लाइन बोल रही है। अब क्या हो रहा है कि पहले भी डाउनवर्ड हुआ था 80 से 50 पे, अब बोल रहा है कि फिर से डाउनवर्ड हो गया, 50 से 20 पे आ गया। मतलब दोबारा दोबारा ये डाउनवर्ड हो रहा है, तो उसको क्या करना है, पीएनएल डाल देना है, क्योंकि इसमें कोई रिवॉल्यूशन रिजर्व भी नहीं है, तो जिसमें से एडजस्ट करना है। ठीक है, बस यही एक केस है जिसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी की जो पॉइंट्स है डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया 16 बहुत बड़ा, इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसकी अकाउंटिंग, रिवॉल्यूशन की जो अकाउंटिंग है, यानी कि जो हमने कॉस्ट मॉडल और जो पढ़े थे ना, कॉस्ट मॉडल और रिवॉल्यूशन मॉडल, कॉस्ट और रिवॉल्यूशन। अब बोल रहा है कि रिवॉल्यूशन के भी दो मेथड होते हैं, ये जो है ना, एलिमिनेशन मेथड और गॉस स्प्लिट मेथड। ये जो है इसके दो मेथड है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जो भी है, जितना भी है, आप इसको नोट कर लेना। जो भी आप बुक से आपने एक बार इसकी रीडिंग कर लेना, और जो है आप इलस्ट्रेशन 1 इसका सॉल्व करके देखना, वो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।